प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में अध्याय 3 सरल रेखा में गति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि स्थिति क्या होती है वस्तु की, पथ लंबाई और विस्थापन क्या है, औसत वेग तथा औसत चाल क्या होती है, ताक्षणिक वेग एवं चाल क्या होती है, त्वरण, एक समान त्वरण से वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण कौन कौन से होते हैं और आपेक्षिक वेग क्या होता है। तो इन सब का अध्ययन हम इस अध्याय 3 में करेंगे। तो सबसे पहले हमें सरल रेखा में गति को समझने के लिए गति को समझना होगा। गति क्या होती है? गति माने चलना। इस संसार की हर वस्तु प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से गतिमान रहती है। जैसे कि हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब गति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है और वायु बाहर आती है। खून का हमारी धमनियों में और सिराओं में बहना भी गति के अंतर्गत ही आता है। पेड़ से गिरते हुए पत्ते हों या बांध से बहता हुआ पानी हो, मोटर गाड़ी से या वायुयान से या रेलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए यात्री हो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब गति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी, ये पृथ्वी भी 24 घंटे में एक बार अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करती है, घूमकर वहीं आ जाती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। और ये एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी आकाश गंगा, जिसका नाम है मिल्की वे, उसमें गति करता है, जो स्वयं भी स्थानीय गैलेक्सी आकाश गंगाओं के समूह में गति करती है। यानी हर जो जितने भी उदाहरण बताए हैं सब गतिमान हैं, सूर्य भी स्थिर नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं गति की परिभाषा देने के लिए कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के आगे वेग और त्वरण की धारणा भी आएगी। इस अध्याय में गति तो बहुत तरह की होती है, लेकिन इस अध्याय में हम एक सरल रेखा की अनुदिश गति का ही अध्ययन करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं। इनके समीकरण होंगे, वो समीकरण के बारे में भी आपको बताया जाएगा। हम सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर, यानी बिंदु रूप मानकर अध्ययन करेंगे गति का। तो बिंदु रूप की अभिधारणा क्यों आती है? तो बिंदु रूप की अभिधारणा इसलिए आती है कि जब गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी नगण्य हो, तो वस्तु को हम बिंदु मान सकते हैं। जैसे कि खेल के मैदान में गतिशील फुटबॉल, पटरी पर चलती रेलगाड़ी। फुटबॉल इतनी छोटी होती है, पूरे मैदान में गति करती है, तो
उसके द्वारा जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा तय करना पड़ता है और उसका आकार बहुत कम। तो इस प्रकार वस्तु का आकार नगण्य मान लिया जाता है। अब वस्तु के वेगों पर व्यवस्थित गति के अध्ययन से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा जो है उसको यांत्रिकी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी, जिसको अंग्रेजी में मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स की मुख्य शाखाएं होती हैं स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स, जिनकी हिंदी में नाम है स्थैतिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। स्थैतिकी में हम विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। गतिकी में हम वस्तु की गति के कारण, क्या कारण है गति के, उनके सहित अध्ययन करते हैं गतिकी में। और शुद्ध गतिकी में, इस शाखा में हम वस्तु की गति का अध्ययन गति के कारणों को ज्ञात किए बिना करते हैं। यानी हमें ये नहीं देखना कि गति किन कारण से होनी है, हमें केवल गति का अध्ययन करना है। आइए जानते हैं स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन क्या होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। उसके लिए एक निर्देश बिंदु यानी संदर्भ बिंदु होना जरूरी है। अब वो संदर्भ बिंदु क्या होता है, जिसको निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें 3 अक्ष होते हैं और तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब समझते हैं? 90 डिग्री पर, 90 अंश पर तीनों, x का y के साथ, y का z के साथ, z का x के साथ, तीनों का कोण 90 होता है। जहाँ पर ये तीनों अक्ष आपस में काटते हैं उस प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु O कहा जाता है और यह ही संदर्भ बिंदु होता है। अगर कोई वस्तु मूल बिंदु पर ही है तो वो वस्तु अभी चली नहीं है, वहीं पर स्थित विरामावस्था में मानी जाएगी। किसी वस्तु के निर्देशांक निकाय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति निरूपित करते हैं। समय नापने के लिए हमें घड़ी भी रख देते हैं। तो पूरा निर्देश तंत्र, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, उसके अंतर्गत 4 निर्देशांक होंगे। एक x वाला, एक y वाला, एक z वाला और एक t वाला। t माने समय वाला। इन चारों को मिला के हम निर्देश तंत्र कहते हैं। जब वस्तु के एक या एक से अधिक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु को गतिमान कहा जाता है। जैसे x बदल रहा हो, एक्स वाई बदल रहा हो या तीनों एक्स वाई जेड बदलने हो टी के साथ में, तो वस्तु गतिमान कही जाएगी। अन्यथा उस वस्तु को विरामावस्था में मानते हैं। पथ लंबाई। पथ की लंबाई यानी कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसने दिए गए समय में कुल कितना पथ तय किया, वो उसके पथ की लंबाई कहलाती है। यानी कि पथ लंबाई में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यह एक अदिश राशि मानी जाएगी। अदिश राशि को हम बाद में चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। और इसका पथ लंबाई को एक उदाहरण से और समझा सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपका घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है, तो आप अगर घर से विद्यालय आते हैं और विद्यालय से वापस घर जाते हैं तो आपके द्वारा तय की गई पथ लंबाई 2 + 2 बराबर कितने किलोमीटर होगी? 4 किलोमीटर मानी जाएगी।
लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन एक भौतिक सदिश भौतिक राशि होती है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। यानी कि वस्तु की पहली स्थिति और अंतिम स्थिति ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर हैं वो विस्थापन द्वारा निरूपित की जाती है। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे कि वही उदाहरण मैं लूँगा कि आपका विद्यालय घर से 2 किलोमीटर दूर है। आप जब घर से विद्यालय पहुँचे तो आपके द्वारा तय की गई दूरी या पथ लंबाई होगी 2 किलोमीटर। उस समय पहली स्थिति यानी घर की स्थिति और विद्यालय की स्थिति में अंतर भी 2 किलोमीटर हुआ, तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हुए। लेकिन वापस घर आने में क्या होगा, दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन हम अपने स्थान पर पहुँच गए, विस्थापन 0 माना जाएगा। विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। औसत वेग, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति परिवर्तन होती है। तो समय के साथ कितनी तेजी से वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है, यह परिवर्तन किस दिशा में होता है, इसके विवरण के लिए हम एक राशि परिभाषित करते हैं जिसको औसत वेग कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा विस्थापन को समय अंतराल द्वारा विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। इसे v बार से प्रदर्शित करते हैं। तो v बार का सूत्र क्या हुआ, v बार बराबर x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 या डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर x1 t1 समय पर, x2 t2 समय पर वस्तु की स्थिति को प्रकट करते हैं। यहाँ वेग के प्रतीक v के ऊपर लगाई गई जो रेखा है इसको औसत मान को इसके व्यक्त करती है। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, m/s। दैनिक उपयोगों में किलोमीटर पर आवर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। औसत वेग का ऋणात्मक या धनात्मक होना विस्थापन के चिन्ह पर निर्भर करता है। यदि विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग भी 0 होगा। औसत वेग को परिभाषित करने के लिए केवल विस्थापन का ज्ञान ही आवश्यक होता है। हम यह भी देख चुके हैं कि विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ लंबाई से अलग होता। वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर को हम औसत चाल से निरूपित करते हैं, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय को औसत चाल कहते हैं। कितनी वास्तविक पथ लंबाई है उसमें हम समय से भाग लगा दें, दर का मतलब समय से भाग लगाएं तो वो औसत चाल कहते हैं। तो वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल का सूत्र क्या हुआ, संपूर्ण पथ लंबाई बटे संपूर्ण समय। औसत चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है जो वेग का होता है, परंतु औसत चाल से यह पता नहीं चलता कि वस्तु किस दिशा में गतिमान है, अतः यह अदिश राशि है। औसत चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक या कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, केवल एक ही दिशा में। यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान और एक ही दिशा में चलती है तो विस्थापन का कुल परिमाण कुल पथ लंबाई के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में औसत वेग का परिमाण औसत चाल के परिमाण के बराबर होगा, परंतु यह बात हमेशा सत्य नहीं होगी। ये आप इस उदाहरण द्वारा भी देख सकते हैं कि एक कार एक सरल रेखा में के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में P पर पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में Q पर आती है,
कार के औसत वेग और औसत चाल की गणना कीजिए। जबकि ए कार ओ से पी तक जाती है और बी ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर वापस आती है। हल देखिए, इस स्थिति में औसत वेग विस्थापन बटे समय, तो तीन पॉइंट एक हम चित्र देखना पड़ेगा। तो 3.1 चित्र पर हम जाते हैं। इस चित्र में O से P पे जाना है, यानी 0 से 360 पे। ये दिख रहा है 0 से 360 पे। तो जब O से P पे हम जाएंगे तो विस्थापन हो गया 360 और समय दिया 18 सेकंड, तो ये आ गया प्लस का 20 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल पथ दूरी बटे समय अवधि, वो भी 360 बटे 18, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इस स्थिति में औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण के बराबर है। बी वाली स्थिति देखिए, बी में क्या कह रहा है, ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर वापस आ जाती है, तो क्यू पर वापस आना है। अब इस स्थिति में औसत वेग जो होगा विस्थापन बटे समय। अब हम क्यू पे पहुंच गए। अब देखो फिर से मैं उस चित्र पे जाता हूं, तो इस चित्र में आप देखना क्यू पे पहुंच गए, तो क्यू पे वापस पहुंच गए और P 360 पे है। ये Q 240 वाला निशान है और P 360 वाला है। तो देखिए, तो 240 बटे और समय बढ़ गया 18 प्लस 6 सेकंड और लगते हैं, तो वेग आ गया औसत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 18 से 24 और 240 में भाग लगाएंगे तो 10 आ गया। औसत चाल पथ लंबाई कितनी हुई, दोनों जुड़ जाएंगे। 360 तो वो पहले ही था, 120 और चल गए, तो ये हो गया 480 बटे 24, 20 मीटर प्रति सेकंड। अतः इस स्थिति में औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण के बराबर नहीं है। इसका कारण कार की गति के दौरान गति में दिशा परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु की चाल सामान्यतः वेग के परिमाण से अधिक होती है। तो आप इसको एक बार अपनी जो उपलब्ध पुस्तक है उससे भी अध्ययन करेंगे और देखेंगे विस्थापन, वेग और चाल और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे।